वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मैंने स्टार्ट में इनको कहा ना कि 2024 में हमारा आखिरी शो है, तो ये नाराज हैं उसके बाद। नहीं, मैं नाराज नहीं, मुझे लगा कि आप बस बोलने ही वाले हैं तो फिर मैंने बोल दिया। अच्छा। तो जी, हम अब बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर कि 2024 में हमारी सियासत में वैसे क्या उतार और चढ़ाव आया है, जिसमें बहुत सी तलखो शीरी यादें हैं, जज्बात हैं, तजुर्बात हैं, सियासी हलचल, धांधली, इल्ज़ामात, फॉर्म 47, 45, इलेक्शंस, इंतखाबात, फिर उसके बाद जी बहुत सी मतलब कानूनी और आइनी मामलात भी थे वो भी, और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं, 2024 का सबसे बड़ा जो इवेंट था वो 8 फरवरी के इलेक्शन ही थे। ठीक है, 8 फरवरी का इलेक्शन था, फिर 26 नवंबर था। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जो 2024 में भी आपको याद रहेंगे, और 2024 के आगाज 2025 में याद रहेंगे। हाँ, एग्जैक्टली 2024 का आगाज सियासी बेयकीनी और इंतखाबात के हवाले से सवालात के दरमियान हुआ। पीटीआई की इंतखाबी निशान बल्ले का तनाज़ा और इंतखाबी नताइज की सुस्त रवी ने हालात को मजीद पेचीदा किया, और हुकूमत साजी और इंतखाबात में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात ने नया सियासी मंजरनामा पेश किया, जिसमें कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल ना कर सकी और एक मखलूत हुकूमत तश्कील दी गई। पीटीआई की सबसे ज़्यादा नशिस्तें होने के बावजूद इसकी कानूनी हैसियत पर सवालात उठे, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ने हुकूमत तश्कील दी। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस हवाले से गज़ल हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हम उनसे भी खट्टी मीठी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 2024 कैसा रहा, 2025 में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि 2024 में होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी। हुमायूं साहब, 2024 में आज हम आपसे आखिरी बार बात कर रहे हैं, इसके बाद हम 2024 में हम आइंदा बाद आपसे बात नहीं करेंगे 2024 में। एग्जैक्टली, ये तो हम जानेंगे कि 2024 में क्या कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि कहाँ तक पहुंचे मुज़ाकरात, और जो हम बातें सुन रहे थे कि कमेटियां बाइख्तियार हैं या फिर नहीं है, मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, 2 जनवरी भी आने वाला है, क्या कोई चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे माइंड में है, या फिर जो स्पेकुलेशंस इस वक्त चल रही हैं जिसमें 2 ही मुतालबे हैं, एक रिहाई और दूसरा मैंडेट की वापसी, क्या कुछ इससे हटकर भी होगा चार्टर ऑफ डिमांड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, इस तरह है कि 2024 में मैं भी आपसे दोबारा बात नहीं करूंगा। आप लोग सर, यू आर मोर वेलकम सर। आज हम दोनों एक ही पेज पे हैं। बाद आपसे मुलाकात करूंगा, 1 साल के लिए आपसे मैं कहूंगा कि अब मैं आपसे कट्टी कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एनीवे, ये क्वेश्चन देखिए, बात ये है कि 2 चीजें हम सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेसिक मुतालबा है जो अगेंस्ट द सिस्टम, और ये आप खट्टी मीठी की बात कर रहे थे, 2023 और 24 कड़वा था। ये खट्टा मीठा नहीं था, ये कड़वा था, और बहुत ज्यादा कड़वा था, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना, एक तो वो क्या करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये उस तरह का कड़वा था। अच्छा। लेकिन एनीवे, खुदा करके हम एक ऐसे मोड़ पर आए जहां पे शायद अगर हमने सही कदम उठाया, सही रुख किया, तो हमें शायद रोशनी नजर आ जाए। और वो रोशनी, इट्स नॉट विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इट इज विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। ये याद रखें कि ये सारे प्रोसेस जो है ना, ये एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट होता है तो पाकिस्तान की मईशत खराब होती है, जिसकी वजह से नंबर 1 जो ब्रेन है वो ड्रेन होना होता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, ड्रेन होता है, और जो पॉवर्टी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जॉब क्रिएशन कम हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक छोटा टेन्योर था, बड़ा मुस्बत था, उसमें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो 16-17% पे ग्रो कर रही थी। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहां पे जॉब क्रिएशन होती है, गवर्नमेंट नहीं करती, ये करती है। और इस वक्त जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो माइनस में है, वो ग्रोथ नहीं कर रही, वो रिग्रेस कर रही है, वो बंद हो रही है। लोग वहां से अपना उसको चीजों को बंद करके बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे। अब इसके लिए एक किरण है, वो किरण ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि चलो हम बातचीत करते हैं गवर्नमेंट से। ऑल्दो हमारा आज भी शायद स्टैंड बैक ऑफ द माइंड में यही है कि ये गवर्नमेंट बाइख्तियार नहीं है, लेकिन चले हम इनको एज एन इल्ची समझ के भी अगर हम इनसे वो बात कर लें, वो कहते हैं ना, कासिद के आते आते एक और खत
लिख रखूं, मुझको पता है वो क्या लिखेंगे जवाब में। तो हम एक और इनके साथ बात कर लेते हैं कि शायद जो बाइख्तियार लोग हैं उनको ये जो बताएं तो हम कुछ आगे बात हो सकती है। वो क्या है, बजाय इसके कि हम कहें कि हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया है, हम इनको कहते हैं कि देखो उस पे नहीं जाते, क्योंकि वो तो आपके ग्राउंड, आपके नीचे से कुर्सी खींचने के बराबर है या जमीन खींचने के बराबर है और आप लोग खड्डे में बहुत सख्त गिरोगे। तो हम क्या करते हैं, हम आपको दो चीजें बताते हैं। एक, जो पॉलिटिकल केसेस है, और ये पॉलिटिकल केसेस आज से नहीं है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, 1970s में हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। लेकिन ये जिस लिहाज से आप देख लें, जब से देख लें पाकिस्तान में पॉलिटिकल विच हंट हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो। हम ये नहीं कह रहे कि उनके खिलाफ केसेस खत्म करो जैसे आपने अपने खिलाफ केसेस खत्म किए। हम कह रहे हैं उनको रिहा कर दो, बेल पे कर दो। और ये अगर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बाय लॉ, जो कि CRPC 497 सब क्लॉज 1 के अंडर आता है कि जो औरतें होती है, बीमार लोग होते हैं, उनको आप बेल दे सकते हो नो मैटर व्हाट, किस किस्म के केस में वो है, तो आप उनको बेल दे दो। अब आ जाते हैं उनके केसेस की जो जिसको हम कहते हैं मैरिट। हम कहते हैं, आप कहते हो कि हमने 9th में किया है, हम कहते हैं 9th में जिसने भी किया गलत किया है। आप मिसाल देते हो कैपिटल हिल की, हम भी मिसाल देते कैपिटल हिल की। हम कहते हैं कैपिटल हिल में जब ये सब कुछ हुआ था तो उसने क्या था, आम जो नॉर्मल सिविल अदालतें ही उधर हुई, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग जो CCTV थी वो चलाई, उन्होंने उनमें लोगों को आइडेंटिफाई किया विदाउट रीजनेबल डाउट, उसके बाद उनको सजाएं दे दी। आप भी वैसे ही करो, सिविल अदालतों में ले जाओ, CCTV चलाओ, उनके ऊपर जिन जिन के ऊपर आपका आइडेंटिफिकेशन 100% हो जाती है विदाउट रीजनेबल डाउट, उनको सजा दो, क्योंकि दिस वाज नॉट व्हाट PTI सेड। अब उसके बाद अगर फर्ज करे वो चीज नहीं है आपके पास, तो फिर ये आप जो डेटा उठा रहे हैं वो वहां से उठा रहे हैं। जो हुमायूं साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आपके दौर में जब मतलब PTI का दौर था, तब भी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातें होती थी, तो उस वक्त तो PTI की ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है, रहनुमा कहते थे कि जी होना चाहिए, नवाज शरीफ का मिलिट्री ट्रायल कराएं, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं उनका भी कराएं। उस टाइम ठीक था, फिर अब गलत है, ये भी सवाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है, वैसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन है गजल का कि जब कोई गवर्नमेंट में होता है तो उसको मिलिट्री ट्रायल से कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब अपोजिशन में होता है तो उसको मिलिट्री ट्रायल से मसला होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हाउ मच डू यू नो अबाउट कि उस वक्त ये जो मिलिट्री ट्रायल्स की बात हुई थी वो किस रेफरेंस से हुई थी? आपको कितना पता है? या सिर्फ आपने सुनी सुनाई बात को आगे बयान करना चाह रहे हो और आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता? मैं आपको बता देता हूं, वो जो केस हुआ था वो बेसिकली तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर केसेस थे। उन केसेस के लिए 21st अमेंडमेंट हुई थी इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री कोर्ट सिर्फ 4 चीजों पे इस्तेमाल हो सकता है। उस चीज के रेफरेंस पे उसमें स्पेशल अमेंडमेंट हुई थी। वो अमेंडमेंट की एक मुद्दत थी, वो मुद्दत थी 2021 से लेकर 2023 के दरमियान में, ये 2 साल के लिए था। 2 साल में उन खास स्पेसिफिक लोगों के लिए कहा गया था, नॉट एवरीवन, नॉट पॉलिटिकल प्रिजनर। देखें, जब आप अपने पॉलिटिकल, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप टेररिस्ट का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप ऑलमोस्ट 2/3 नहीं तो चले, आप कम से कम 40% ऑफ योर पॉपुलेशन के ऊपर ठप्पा लगा रहे कि ये या टेररिस्ट हैं और या ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि मेहमद साहब, मुद्दा भी तो यही है कि वो इसी वजह से आपके तमाम तर केसेस मिलिट्री ट्रायल में कि आपने वो इस तरह कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात थे 9 मई वाले। देखिए जी, मुझे एक बात बताएं, देखें 2 चीजें होती हैं। दहशतगर्दी की डेफिनेशन होती है, दहशतगर्दी, टेररिज्म मींस अ पर्सन जो किसी चीज को यूज कर रहा है फॉर द सेक ऑफ अगले को डराने के लिए, एक टेरराइजिंग के लिए कर रहा होता है, और वो उसकी एक हैबिचुअल हो जाती है, उसमें बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है, उसमें किसी को वो करते हैं, ये क्या कह सकते हैं, आपका अगवा कर लेते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, इस किस्म की चीज होती है, जो रिएक्शंस होती हैं, इससे ज्यादा रिएक्शन तो 2007 में आया था। 2007 में बेनजीर भुट्टो की उसके क्या कहते हैं वफात के बाद आपको पता है कि क्या हुआ था? वहां पे 3 दिन तक पाकिस्तान की हर चीज को वेंडलाइज किया गया था, हर चीज, पटरियां तक उखाड़ी गई थी, हर एक चीज, खंबे तोड़े गए थे, क्या कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद एक आवाज आई थी कि पाकिस्तान खप्पे, गुड की आवाज आ गई थी।
3 दिन तक ये हुआ था। लेकिन वो क्यों हुआ था? क्योंकि वो लीडरशिप बाहर थी। यहां आपने सारी लीडरशिप को अंदर कर दिया है जी। कौन नवाज देगा? लेकिन फिर भी जो वेंडलिज्म हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो वेंडलिज्म किया किसने? वो वेंडलिज्म पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती है कि हमने नहीं किया। हाँ, बाज एलिमेंट्स जरूर हुए होंगे कि जो उस मॉब की सूरत में उन लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन उस मॉब के अंदर ऐसे लोग, हमारी नजर में ऐसे लोग थे कि जो बहुत सारे ऐसे टेलीविजन है, मैं मिसाल देता हूं, मेरे ख्याल में टेलोन न्यूज था, उनका एक रिपोर्टर है, लाहौर बेस्ड है, उसकी रिपोर्ट थी कि जी मैंने जो लोग वहां पे तोड़ फोड़ कर रहे थे ये जिना हाउस में, मैंने उनको, और कहते हैं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करता हूं और वहां पे करता हूं, मैंने उनको कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी पॉलिटिकल उसमें नहीं देखा। देखिए ये सारी चीजें हैं। अब अगर देखिए, अब हम चाहते हैं कि हमने जाने सोल्यूशन की तरफ, सो हमें थोड़ा सा बैक से ना अपने आप को कट ऑफ करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे माजी पे जाते जाएंगे वहां पे बहुत गंदी लेकिन एक छोटा सा सवाल एड्रेस कीजिएगा सेनेटर साहब। लेट सपोज आप एक एहतजाज को कैरी ऑन कर रहे हैं और आप किसी हसास इदारे के सामने खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो कंट्रोल होना चाहिए आपका तमाम तर मॉब। अगर उस मॉब में से कोई हमला करेगा तो फिर अल्टीमेटली आपके ऊपर उंगलियां तो उठेंगी। मसला यही दरपेश आ रहा है पीटीआई लीडरशिप को। देखिए आप बिल्कुल सही कहते हैं। इस तरह है कि अगर फर्ज करें आप एक, अब मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूं, मैं मतलब मैं बातों को मिक्स करके या झूठ बोल के मुझे बात करने का मुझे कोई शौक नहीं और ना मैं करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, हम एक सवाल उठाते कि अगर फर्ज करें आप टोटली इंडिपेंडेंट है, मतलब सॉरी टोटली अनबायस्ड है, इंडिपेंडेंट है, आप इंटरफेयर, मेरे घर के मामले में आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, अगर उसके बाद में आके एबीएन न्यूज में आके आप लोगों के साथ लड़ाई करूं, गलत बात है। अगर आप मेरे घर में हर थोड़े दिन बाद मेरे बेटे को, मेरे चाचे को, मेरे मामे को, मेरे बाप को, हर एक को, कभी इधर किसी को कुछ कर रहे, कभी उधर कुछ कर रहे, तो फिर मेरा आपके साथ कुछ गिला तो बनता है ना, गिला अपनों से ही होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर अगर मैं वो गिला करता हूं और मैं फर्ज करे आपके घर के सामने या आपका एबीएन न्यूज के सामने जो सड़क है उसमें मैं जमा हो जाता हूं, मैं अपने साथ मेरे सारे खानदान वाले कोई 20-25 बंदे आके जमा हो जाते हैं, ठीक है, ये अनलॉफुल तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, एग्रीड, हक है आपका, ठीक है। अब उसके बाद अगर दरमियान में से आप कहते कि हुमायूं तुम्हारे बेटे ने यहां पे एक पत्थर मारा था, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं कहता हूं मुझे वो वीडियो दिखा दो जिसमें मेरे बेटे ने पत्थर मारा था, और अगर वो वाकई उसने पत्थर मारा था आप उसको जरूर सजा दो। क्यों? मैं भी इसके खिलाफ हूं कि आपके शीशा नहीं टूटना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी गाड़ी अगर आपने तोड़ी है, आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स वाले आए हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने आके मेरी गाड़ी तोड़ी है, वो भी तो उतना ही बड़ा जुर्म हो गया ना। मेरी जो जायदाद है उसका भी तो तहफ्फुज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखिए, अब लेट्स नॉट गो इनटू दैट थिंग, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लाने के लिए इदारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एंड एवरीवन, हमें एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हमायूं साहब, अब आपने ये बात तो की है कि एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा, और दोनों ही साइडों से अगर एक एक स्टेप पीछे हटा जाए तभी मामलात बेहतर होंगे। अब बात कर लेते हैं कि मैं कल भी सुन रही थी जो बयानात इस वक्त हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा कि ये जो जौहरी प्रोग्राम है इसके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान तो बहाना, इस तरह साद रफ़ीक भी बात कर रहे थे, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यही बात कर रहे थे। ये जो अमरीका के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं इमरान खान से रिलेटेड, क्या वजह नज़र आती है इसके पीछे आपको? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मुझे डर है उस दिन का जिस दिन, जैसे विकी लीक्स और पनामा लीक्स आई थी ना, अगर फर्ज करें पनामा लीक्स ना आई होती तो क्या हम ये लफ्ज सुनते कि ये सारी जायदाद अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज की है? हम कभी ना सुनते। जब अगर विकीलीक्स ना आई होती तो हमें पता ना चलता कि किस किस जगह पे दुनिया में क्या क्या पॉलिटिकल गलत चीजें। मुझे तो डर लगता है कि अगर ये जो 2021 से 2022 के दरमियान में जो अमेरिकन एम्बेसी के साथ जो लोगों की मुलाकातें हुई,
जिस तरीके से अमेरिकन एम्बेसी ने या अमेरिका ने बाज लोगों को फंडिंग की, जैसे अभी एक थोड़ा सा वो जिक्र हुआ था $7 लाख का, $700,000 का जिक्र हुआ एक पॉलिटिशियन के रेफरेंस से, कि जो कि किसी एक पार्टी के पॉलिटिशियन हैं या जो भी हैं, उनके कि उनको इतने पैसे दिए गए थे उनके किसी एनजीओ के लिहाज से, और उसका उठाए। अगर ये चार चीजें बाहर आ गई, लीक हो गई, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सारा सिस्टम जो 2021 से 2022 के दरमियान में हुआ था, ये क्या हुआ था। ये जो जब हम कहते हैं ना कि ये सारा बहाना है पाकिस्तान का, और असल चीज इमरान खान के लिए जो कर रहे हैं वो तो बहाना है, लेकिन असल पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान का हम सबको पता है ये सब कुछ हो रहा है और हमेशा से हो रहा था। अब मैं मुख्तलिफ लोगों की जब मैं ट्वीट सुनता हूं, मैं मिसाल करता हूं, मैं ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस इसलिए देता हूं। ख्वाजा आसिफ वो हैं जिन्होंने ये बताया था कि जनरल एजाज साहब, जो कि जनरल बाजवा के ससुर हैं, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है मियां साहब के साथ। मियां साहब को उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि आप जनरल बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे तो ये आपके साथ खड़े होंगे जी। ठीक है, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अब अगर हम उसके बाद दूसरे उनका इंटरव्यू देख लेते हैं, वो कहते हैं कि जी 2019 में, ये याद रखें पीटीआई अगस्त में बरसर इक़्तिदार आई थी, अगस्त 2018 में। अब वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि फरवरी 2019 में बाजवा साहब और फैज साहब, ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त अपोजिशन में थी, उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आओ इमरान खान को हटाते फेडरल से और पंजाब से, पंजाब हम आपको देते, फेडरल हम इस तरह करते, जिसकी वैलिडेशन मौलाना फजल रहमान ने भी की, जिसकी वैलिडेशन बिलावल भुट्टो ने भी की। सो इसका मतलब है कि खिचड़ी तो 6 महीनों के अंदर अंदर पकनी शुरू हो गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें जो हो रही थी, और इसकी एक्सेप्टेंस खुद जनरल बाजवा ने भी की है कि हाँ हम लोग पॉलिटिकली वो थे। इसकी एक्सेप्टेंस आजकल भी हुई है कि हाँ माजी में ये सब कुछ हुआ है। अब हमने अगर आगे चलना है, हमने इन चीजों को शन करना है। आज भी हमारे इलेक्शन के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जिनके जो बाय लॉ उन्होंने 180 डेज के अंदर अंदर फैसले करने होते हैं, जनवरी में इलेक्शन, फरवरी में इलेक्शंस हुए, आज तक सिर्फ कितने 6% या 15% के टोटल वो हुए। इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, उन 3 सीटों का 0% उसमें कुछ चीज प्रोग्रेस हुई है। क्यों? देखिए, जब हम इन चीजों को नहीं एड्रेस करेंगे, ये वो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं कि जब हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट वी डू जी। क्योंकि इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। के लिए आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बात आपने बिल्कुल हुमायूं साहब ठीक की है कि जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हमारी मैशत में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और उन्होंने कहा ना कि 6% या 10% सीटें अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि इनका फैसला होगा तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि वो सारी सीटें आगे पीछे हो जाएंगी। खवातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।